हेलो टू ऑल माय डियर वंस और सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलस जो है वो इन रियलिटी फिजिक्स का नहीं, मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स का जो क्लास 12th का पोर्शन है दैट इज मोर देन हाफ ऑफ कैलकुलस ओनली। तो कैलकुलस को आप डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स में। यहां पर हम लोग जो है कैलकुलस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि कैलकुलस का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है फिजिक्स को समझने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल के जैसा है ये, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसकी इतनी है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि सपोज फिजिक्स बिल्डिंग है, तो जो कैलकुलस है वो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन है। तो अगर तो आप कैलकुलस में स्ट्रांग है, आपका अच्छा होल्ड है कैलकुलस में, तो आपको आगे चल के फिजिक्स में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन गारंटी यू दैट। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेनली कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन। तो मेनली ये दो चीजें हमको करनी है कैलकुलस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कहां इसकी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखेंगे। बट सबसे पहले जरूरी ये है कि हमको फील डेवलप होना चाहिए कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने की हमको जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक पर्सन है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहा है, और हमको ये बता दिया गया है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर जैसे रिलेशन को फॉलो करते हुए वेरी कर रहा है। अब अभी तो ये पर्सन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ टाइम बाद में इसको देखूंगा तो इसका पोजीशन तो टाइम के साथ बदल रहा है ना। तो ये पर्सन मुझे यहां कहीं पर अब दिखाई देगा। तो लेट अस से कि ये पर्सन कितना मूव कर गया, डेल्टा एक्स। और मैंने कहा कि इसको ये डेल्टा एक्स के जैसा मूव करने में डेल्टा टी के जितना टाइम लगा। अच्छा, अब आप लोग ऑलरेडी शायद ये जानते होंगे कि इस पर्सन का अगर हमको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी बाय डेफिनेशन क्या होता था, 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं ना। अगर ये आदमी डेल्टा एक्स के जैसा मूव किया है और इसको डेल्टा टी टाइम लगा है, तो जो इसका एवरेज वेलोसिटी इस इंटरवल ऑफ टाइम में रहा होगा वो जरूर से कितना रहा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आई कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट हम सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग जो है एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, अ पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस such that its position varies with time as x is equal to t square. Calculate his velocity from t is equal to 2 second to t is equal to 4 second. देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पहला क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर इसके बाद वाले जितने भी एग्जांपल्स है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहां पर भी हमको बताया गया है कि आदमी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर को फॉलो करते हुए वेरी कर रहा है।
और हमको उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। तो भाई पोजीशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन होगा x इनिशियल, वो होना चाहिए 4 मीटर, और 4 सेकंड पर आदमी का पोजीशन कितना होगा 16 मीटर। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में आदमी जो डिस्टेंस मूव कर गया डेल्टा एक्स, वो हो जाना चाहिए 16 मीटर माइनस 4 मीटर। और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस आदमी कितने टाइम में मूव करा डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, विच इज 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। तो इस आदमी का वेलोसिटी v हो जाना चाहिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो कि कितना हो गया 16 मीटर माइनस 4 मीटर मतलब 12 मीटर अपॉन 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड, तो 12 बाय 2। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी था, सभी लोगों को मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो यहां तक कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, तो इसके बाद अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। So there is the next question, exactly identical to the previous question, but this time हमसे पर्सन का वेलोसिटी 4 सेकंड से 8 सेकंड्स के बीच में पूछा गया है। पिछली बार 2 से 4 में पूछा गया था, इस बार 4 to 8 में पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन एक्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो, आप लोग तभी सीखोगे जब आप लोग खुद से क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करने की हैबिट डालोगे। टीचर पर नहीं डिपेंड होना है कि टीचर क्वेश्चन सॉल्व करेगा और तब हम लोग नोट डाउन करेंगे। हमको पहले खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई होप सभी लोग अपने एंड पर ट्राई कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस बार x इनिशियल हो जाएगा 16 मीटर और पर्सन का फाइनल पोजीशन हो जाएगा 64 मीटर। तो इसका मतलब इस बार जो पर्सन डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करेगा वो हो जाएगा 64 मीटर माइनस 16 मीटर। कितने टाइम डेल्टा टी में, डेल्टा टी इज इक्वल टू 8 सेकंड माइनस 4 सेकंड। तो इस बार पर्सन का वेलोसिटी v कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जो कि कितना हो जाएगा 48 बाय 4। 64 माइनस 16 48, 8 माइनस 4 4। तो पर्सन का वेलोसिटी कितना आ गया इस बार 12 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन सब लोगों से हो गया होगा सॉल्व। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब लोगों ने नोट कर लिया है। ओके, लेट्स मूव अहेड। So now moving on to the next question. Again the question is same, लेकिन इस बार हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है 4 सेकंड से लेकर के 4.1 सेकंड के बीच में। क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी पिछले दो क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार फर्क ये आ गया, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, कि इस बार टाइम इंटरवल हमने छोटा कर दिया। इस बार टाइम इंटरवल सिर्फ 0.1 सेकंड का है। जरा सोचो क्या होगा। एक बार करो जरा क्वेश्चन को खुद से ट्राई। हाँ भाई, ट्राई कर लिया सब लोगों ने। हाँ भाई, हो गया सब लोगों का सॉल्व। वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखते हैं। इस बार पर्सन का इनिशियल पोजीशन हो जाएगा 16 मीटर
और फाइनल पोजीशन हो जाएगा 4.1 का स्क्वायर। तो मैंने इसको 4 प्लस 0.1 का स्क्वायर लिख लिया, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए इस तरीके से लिख लिया मैंने इसको। तो इसका मतलब इस 0.1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में आदमी जो डेल्टा एक्स चलेगा वो कितना होगा, 4 प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 16, डेल्टा टी कितना 4.1 माइनस 4। तो इस बार वेलोसिटी v जो कि होना चाहिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वो इस बार कितना बन जाएगा, 4 प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0.1 माइनस 4। क्या आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाई देगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये 0.1 तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वी आर लेफ्ट विद 8.1, सो आवर फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 8.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में इस आदमी की जो वेलोसिटी थी वो 8.1 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट होकर के आती। क्या ये बात भी क्लियर है सब लोगों को? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A person is traveling on a horizontal surface such that its position varies with time as x is equal to t square. Calculate his velocity at t is equal to 4 second. ये क्या मतलब हुआ? Calculate his velocity at t equal to 4 second? ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, यहां तो कोई टाइम इंटरवल ही नहीं है। भाई अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी तो कुछ तो टाइम इंटरवल चाहिए था। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड या फिर t इज इक्वल टू 4 सेकंड से 4.1 सेकंड, तो उसमें पर्सन कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव कर जाता था। यार 4 सेकंड पर तो मुझको ये लग रहा है कि पर्सन कुछ चलेगा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार आंसर 0 आ जाएगा? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी 0 होगी इस बार? चलो अच्छा ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। आई होप सब लोग अपने अपने एंड पर ट्राई कर चुके होंगे क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया तो यू आर डेफिनेटली स्मार्ट, और अगर नहीं बता पाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो ठीक है। खैर अभी तक आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को देखा होगा, ट्राई किया होगा, तो आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि इस बार तो आपको टाइम इंटरवल दिया ही नहीं, तो आखिर कौन सा इनिशियल पोजीशन होगा और कौन सा फाइनल पोजीशन होगा? परेशानी वाली बात है ना? चलो अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए दो टाइम इंस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। एक तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और दूसरा टाइम इंस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं t इज इक्वल टू 4.0000000 इनफाइनाइट जीरो के बाद 1 सेकेंड। मैंने बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया ना, तो लगभग लगभग मैं ये मान सकता हूं कि मैं आदमी की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं। हालांकि मैंने यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेशन की है ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, लेकिन हमारा आंसर बहुत नजदीक आ जाना चाहिए सही आंसर के। आइडिया आपको क्लियर हुआ ना कि हम लोग क्या
क्या मेथड फॉलो करने जा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं। तो पर्सन का पोजीशन तो x इक्वल टू टी स्क्वायर को फॉलो करते हुए वेरी कर रहा है। तो इस बार इनिशियल पोजीशन हो जाएगा 16 मीटर और फाइनल पोजीशन हो जाएगा 4 प्लस एच का स्क्वायर मीटर। भाई हम t कहां से लेकर कहां तक चूज कर रहे हैं? हम t चूज कर रहे हैं 4 सेकंड से लेकर के 4 प्लस एच सेकंड तक। और h अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग t इक्वल टू 4 सेकंड पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन 16, फाइनल पोजीशन 4 प्लस एच का स्क्वायर। तो इसका मतलब पर्सन बहुत छोटी सी कुछ डिस्टेंस चला ना। वो छोटी सी डिस्टेंस वो कितनी चला? 4 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 है। ये छोटी सी डिस्टेंस वो आदमी कितने टाइम में चला? डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम कितना हो गया? 4 प्लस एच माइनस 4। क्या तुमको समझ में आ रहा है कि डेल्टा टी टाइम भी बहुत छोटा है? जो डिस्टेंस चला वो भी माइन्यूट है और जितने टाइम में चला वो टाइम भी माइन्यूट है। तो अब की बार इसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दैट विल बी हाउ मच? 4 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4। ऊपर दोबारा से वही टर्म तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो यही तो बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अरे वाह, ये हमारा आंसर तो h पर डिपेंडेंट आ गया। एक h तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? h जितना ज्यादा छोटा होगा हमारा आंसर उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो h कितना छोटा कर दें? हम h इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब जो एक्यूरेट आंसर आता वो कितना आता? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी ये दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, तो इस डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के रेशो को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या बात समझ में आई? तो dx by dt क्या होता है? It is the ratio of change in x and change in t, where both change in x and change in t are tending to 0. आइडिया क्लियर हुआ डिफरेंशिएशन का? इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं। जब जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करो वीडियो को। हाँ भाई, अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो। Differentiation of x with respect to t. Differentiation of x with respect to t is the ratio of change in x is the ratio of change in x and change in t where both change in x and change in t are negligibly small. Where both change in x and change in t are negligibly small. Sometimes it is also described as
the rate of change of x, sometimes it is also described as the rate of change of x with respect to t. Sometimes it is also described as the rate of change of x with respect to t. क्लियर है सब लोगों को? डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका कुछ कुछ आइडिया तो लग गया हम लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर देन कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एट x इज इक्वल टू t। तो अभी इससे पहले जैसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आ गया है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, यहां पर जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा है ना, तो हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं dx बाई dt। तो यहां पर आप लोगों को ये बात समझनी है कि यहां पर किसको चेंज करने से कौन चेंज हो रहा है। यहां पर t को चेंज करने से x चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर t जो है, t वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम ये कहेंगे कि x जो है वो t का फंक्शन है। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का फंक्शन बता रहा हूं, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट हो जाता है। देन वी से दैट x इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, और सबका आंसर इस बार सही आना चाहिए। जल्दी से सब लोग सॉल्व करो। हाँ भाई, आई बिलीव तो सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे क्वेश्चन। चलो आओ तो देखें इसमें क्या हो रहा था। तो इस बार पर्सन का इनिशियल पोजीशन जो है वो टी स्क्वायर हो जाता, और फाइनल पोजीशन हम पर्सन का कैलकुलेट करते टी प्लस एच पर। तो फाइनल पोजीशन हो जाता टी प्लस एच का स्क्वायर। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में पर्सन जो डिस्टेंस मूव करता डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाता, टी प्लस एच का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये डिस्टेंस वो कितने टाइम में मूव करता, डेल्टा टी, विच शुड बिकम हाउ मच, टी प्लस एच माइनस टी। तो इस बार पर्सन का डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाता, टी प्लस एच का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस एच माइनस टी। इसको जब मैं सॉल्व करता तो ऊपर दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको एक्सपैंड करता तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाता। तो ये कितना हो जाता, dx by dt is equal to h into 2t plus h upon h। ये लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने dx by dt क्यों लिखा, इसलिए ताकि मैं ये क्लियर कर पाऊं कि डेल्टा t और डेल्टा x दोनों ही निग्लिजिबली स्मॉल हैं। तो h और h तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद 2t plus h, और h बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या आ गया, 2t। देखो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, हमको ये पता लग गया कि अगर x t स्क्वायर है तो dx बाई dt जो है उसका वैल्यू 2t होता है। अब आगे से ये बात हम लोग याद रखेंगे। ये कैसे आया, ये बात तो हमको समझ में आई, लेकिन हमको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, इफ x इज इक्वल टू टी क्यूब देन कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एट x इज इक्वल टू t। पिछली बार x इज इक्वल टू टी स्क्वायर था, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार मैंने x इज इक्वल टू टी क्यूब कर दिया। दोबारा से आपको dx बाई dt कैलकुलेट करना है। तरीका आप लोगों को मालूम है, बिना जरा सा भी टाइम गवाए जल्दी से सॉल्व करो। हाँ भाई, हो गया सब लोगों का सॉल्व? वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है भाई, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखो, इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल की वो तो टी क्यूब हो जाती, और फाइनल वैल्यू x की कितनी हो जाती? t प्लस एच का क्यूब। तो डेल्टा x का वैल्यू कितना हो जाता? t प्लस एच का क्यूब माइनस टी क्यूब, और डेल्टा t का वैल्यू t प्लस एच माइनस टी। अब अगर मैं कह रहा हूं h बहुत छोटा है तो डेल्टा x dx हो जाएगा और डेल्टा t dt हो जाएगा। अभी लिख देते हैं थोड़ी देर में। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t की वैल्यू हो गई t प्लस एच का क्यूब माइनस टी का क्यूब अपॉन t प्लस एच माइनस टी। और क्योंकि डेल्टा x और डेल्टा t बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने अब इसको लिख दिया, डेल्टा x को लिख दिया dx और डेल्टा t को लिख दिया dt। और dx बाई dt कितना हो गया? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अच्छा, ये स्लाइड में जो है ये पिछला वाला स्लाइड ही कॉपी हो गया है, तो आप इसको जो है अपने उसमें करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यहाँ पर न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमको जो है लगानी है। तो जब हम वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगाते तो एच एच कैंसिल आउट हो जाता, फाइनली हमारे पास 3t बच जाता। तो जो आपका फाइनल आंसर आता वो 3t होता। इसको करेक्ट करके मेक इट 3t स्क्वायर। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहां इस वाले पार्ट में न्यूमरेटर को करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप लोग लगाओगे तो ये h और ये h तो आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर फाइनली सब सिंप्लीफाई करके 3t स्क्वायर बचेगा आपके पास। तो यहां पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 3t स्क्वायर होगा। तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, सब लोग नोट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर था तब हम लोगों ने देखा कि dx बाई dt की वैल्यू 2t आई। फिर जब x की वैल्यू t क्यूब थी तब dx बाई dt की वैल्यू 3t स्क्वायर आई। क्या तुम लोगों को कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? मुझे तो एक पैटर्न यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब x t स्क्वायर है तो dx बाई dt 2t हो जा रहा है, जब x t क्यूब है तो dx बाई dt 3t स्क्वायर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि होता क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर था तो ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाती है और ऊपर में एक पावर कम हो जाती है। पहले पावर 2 थी, अब पावर कितनी हो गई? 1। ठीक वही काम यहां पर हुआ। ये टी क्यूब है तो ये जो 3 है पावर में, ये 3 आगे आ गया और ऊपर में जो पावर थी 3 वो 1 यूनिट कम हो गई, वो 3 से कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू टी की पावर 4 होता तो dx बाई dt का वैल्यू कितना होता? ये 4 आगे आ जाता और
ऊपर पावर 4 से 1 यूनिट कम हो जाती, तो हमारा आंसर कितना आता? 4t³। तो इसका मतलब अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन रहता x इज इक्वल टू टी की पावर n, तो dx बाई dt का वैल्यू कितना आता? n t की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब आगे से हमको ये पता लग गया कि अगर x t की पावर n है तो dx बाई dt का वैल्यू होगा n इंटू टी की पावर n माइनस 1। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। अच्छा, अब हमको ये समझ में आ गया ना कि डिफरेंशिएशन जो है उसका एसेंस क्या है। क्लियरिटी डेवलप हो गई कि अगर हमको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमको एक्चुअल में डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जहां पर हम डेल्टा टी और डेल्टा एक्स को दोनों को ही निग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया है सब लोगों ने? तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, इस तरीके से कई सारे फॉर्मूलों की लिस्ट है हमारे पास। तो एक एक करके मैं यहां पर सारे फॉर्मूले जो है आपको शो कर रहा हूं, वो सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अच्छा, अब जरा देखो, अब थोड़ा सा चेंज हो गया यहां पर। अभी x और t में बात कर रहा था ना मैं, अब मैं बात कर रहा हूं y और x में। तो भाई ये तो पूरी तरह से हमारी मर्जी है, बस इस बार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए। इस बार कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? इस बार x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस बार मैं क्या कहूंगा? इस बार मैं कहूंगा y x का फंक्शन है। क्लियर है ये बात? तो इस बार अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इस बार मुझे dx बाई dt कैलकुलेट करना है या dy बाई dx कैलकुलेट करना है? इस बार मुझे कैलकुलेट करना है dy बाई dx। ऊपर में डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अच्छा, तो हमको तो पता है पहले से आंसर, y अगर x की पावर n है तो dy बाई dx कितना होगा? n x की पावर n माइनस 1। अच्छा, ऐसे ही कई सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पर एक एक करके शो करता जाऊंगा, वो सब आपको नोट करने हैं। तो y x की पावर n, dy बाई dx n x की पावर n माइनस 1। बिल्कुल ठीक बात है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a की पावर x। अब देखो, ये अलग चीज है, y इज इक्वल टू a की पावर x अलग चीज है, y इक्वल टू x की पावर n अलग चीज है। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो जब कभी ऐसा लिखा होगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तब dy बाई dx की वैल्यू आएगी a की पावर x log a टू द बेस e। ठीक है, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करा, ऐसे हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है ये सारे फॉर्मूले, और इनको हमको डायरेक्टली एज इट इज यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू e की पावर x। अच्छा, e जो है वो एक स्पेशल कांस्टेंट होता है। जब भी हमें y इज इक्वल टू e की पावर x दिखाई देगा, तो जो dy बाई dx है, ये dy बाई dx का वैल्यू भी e की पावर x ही होगा। अगर y e की पावर x है तो dy बाई dx भी e की पावर x ही होगा। क्यों? एक्चुअल में वैल्यू तो यही आती, a की जगह e ले लेता ना, तो ये बनता e की पावर x log e टू द बेस e। तो जब आर्ग्यूमेंट में और बेस में वैल्यू सेम होती है तो log का वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसीलिए ये पूरी चीज e की पावर x हो गई है। इसलिए मैंने dy बाई dx को e की पावर x लिख दिया। क्लियर ये बात? नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू लॉग x। जब y इज इक्वल टू लॉग x होता है तो dy बाई dx की वैल्यू होती है 1 अपॉन x। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है cos x। देन y इज इक्वल टू cos x। जब y cos x होता है तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स। 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। y इज इक्वल टू tan x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू secant square x। y is equal to secant x, dy by dx is equal to secant x tan x। y is equal to cosecant x, dy by dx is equal to minus cosecant x cot x। y is equal to cot x, dy by dx is equal to minus of cosecant square x। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सॉरी 4 अलजेब्रिक फॉर्मूले, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। वैसे तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिजिक्स में 99% ऑफ द केसेस में हमको इन्हीं सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सभी फॉर्मूलों को बाय हार्ट याद कर लें। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नोट कर लिया है सब लोगों ने? हाँ भाई, नोट कर लिया है सब लोगों ने? वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए। आई होप सब लोग नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए। अब मुझे आप लोगों को एक चीज और सिखानी है, दैट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कुल मिलाकर के 5 रूल हैं, जिनमें से अभी मैं आपको पहले 4 रूल सिखाऊंगा। 5वां रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे पहले हम इन 4 रूल्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। उनमें जब हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम लोग 5वां रूल सीखेंगे। ठीक है, पहला रूल एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या होता है, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है? ये दोनों x के फंक्शन हैं और ये दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा लिखा रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तब एडिशन रूल का ये कहना है कि dy बाई डी एक्स जो है उसका वैल्यू होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एफ ऑफ एक्स को हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, जी ऑफ एक्स को हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनली दोनों के डिफरेंशिएशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां पर हमको इस एग्जांपल में गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, देन कैलकुलेट dy बाई dx। हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स और हमको कहा गया dy बाई dx कैलकुलेट करो। अच्छा देखो भाई, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है और लॉग एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई dx ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस dy बाई dx ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है? हाँ, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में सीखा था ना साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले लिख दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। सो आवर फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to cos x plus 1 upon x. This is addition rule. क्लियर है एकदम? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, नोट कर लिया सब लोगों ने? आओ नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
इस बार दे दिया है y इज इक्वल टू tan x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, देन कैलकुलेट dy बाई dx। तो इस बार मैं ये कह सकता हूं कि जो ये tan x है ये f ऑफ x है, एक्स स्क्वायर जो है वो g ऑफ x है, और cos x जो है वो h ऑफ x है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो dy बाई dx होगा वो इस बार क्या हो जाना चाहिए, d बाई dx ऑफ f ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ g ऑफ x, और इस बार हमारे पास h ऑफ x भी है तो साथ में प्लस d बाई dx ऑफ h ऑफ x। अब f ऑफ x क्या है, tan x, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, h ऑफ x क्या है, cos x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ tan x प्लस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ cos x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 2x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस 2x माइनस sin x। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या डिफरेंशिएशन में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। पॉज करो, जल्दी से वीडियो को नोट करो। तो ये था पहला रूल, रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट रूल है सेकंड रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन। इस बार सपोज कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा, y इज इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x। f ऑफ x तो x का कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पर f ऑफ x फंक्शन है और ये फंक्शन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। इस बार dy बाई dx क्या होगा, तो हम वही पहला वाला मेथड यूज कर लेते हैं। हमको पहला वाला रूल पता है ना, रूल ऑफ एडिशन, उसी रूल को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोग ये c टाइम्स f ऑफ x को एक्सपेंड करके ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ x। कितनी बार लिखूं, c टाइम्स। भाई सिंपल सी बात है, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ x, अगर मैं इसको c टाइम्स लिख दूंगा तो ये वही तो बन गया, c टाइम्स f ऑफ x ही तो बन गया है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर तो मुझे साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर एडिशन रूल लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एडिशन रूल लगा दूं तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ f ऑफ x प्लस dy बाई dx ऑफ f ऑफ x। ऐसा मैंने कितनी बार किया, प्लस c टाइम्स, मैंने c टाइम्स dy बाई dx ऑफ f ऑफ x लिख दिया। तो ये क्या बन गया, dy बाई dx इज इक्वल टू c टाइम्स dy बाई dx ऑफ f ऑफ x। तो कहने का मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x है तो हम f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर देंगे और उस डिफरेंशिएशन को c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं आसान सा। पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको नोट करो। हाँ भाई, वीडियो नोट ये पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, y is equal to 5x square plus 3 e की पावर x plus secant x, then calculate dy by dx। एक बार आप लोग पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। हाँ भाई, पॉज करके ट्राई करो सब लोग। कर लिया सब लोगों ने, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो भाई देखो, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार x स्क्वायर f ऑफ x है और 5 कांस्टेंट है, तो यहां पर ये 5 f ऑफ x से मल्टीप्लाइड है। यहां पर e की पावर x g ऑफ x है और 3 कांस्टेंट है, तो यहां पर ये 3 g ऑफ x से मल्टीप्लाइड है, और ये क्या हो गया, h ऑफ x। अब जब कभी भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट ऐसे ही रहता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो मैं क्या कहूंगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा,
एक्स स्क्वायर को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट ऐसे ही रहा, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स सीकेंट एक्स था, तो ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस सीकेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट x tan x। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया dy by dx is equal to tan x प्लस 3e की पावर x प्लस सीकेंट x tan x। नोट करो जल्दी से। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने सीख लिया? हम लोगों ने दो रूल सीखे, एडिशन रूल और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन। एडिशन रूल में क्या करते हैं, सभी फंक्शंस को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर उनको ऐड कर देते हैं। और कांस्टेंट वाले में क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड फिर कांस्टेंट को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? अच्छा, अभी दो रूल्स मैं आपको और बता रहा हूं, उसके बाद फिर यू आर रेडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो थर्ड रूल आप लोग लिखो, प्रोडक्ट रूल। थर्ड रूल इज प्रोडक्ट रूल। जैसे हमको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एक्स। यहां पर ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब कभी भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि जो dy बाई डी एक्स है दैट विल बी इक्वल टू पहला वाला फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को मैं पहला वाला फंक्शन कहूंगा, जी ऑफ एक्स को दूसरा वाला फंक्शन कहूंगा। तो मैं लिखूंगा पहला वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड विद दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड विद पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दिस इज प्रोडक्ट रूल। जब कभी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन। नोट कर लो। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ भाई, अब एक रूल और है, दैट इज डिवीजन रूल। जब कभी भी ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यहां पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो इस बार हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, फिर लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ये ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड विद नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये डिवीजन रूल है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है ये सीखा, डिफरेंशिएशन के कितने फॉर्मूले हैं ये सीखा, और क्या क्या डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं ये सीखा। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोग एक बार खुद से दोबारा से प्रैक्टिस करोगे। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इन फॉर्मूलों पर और इन रूल्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।